बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हमने पढ़ा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी कि भाई डाल्टन जो है जॉन डाल्टन ने 1808 में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए एटम के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे, कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे, तो उसको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की। उनमें जो इम्पोर्टेंट था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों कहते हैं, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन की थी किस एटम के बारे में। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है 1911 में उन्होंने प्रपोज किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उस साइंटिस्ट के नेम की वजह से कहते हैं। जिसने इस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था और एक्सपेरिमेंट उस पे की थी, तो उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्यों, किस लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो he want to know the arrangement of electrons and protons in an atom, कि किसी भी एटम में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होगी, कैसे इनकी अरेंजमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ होंगे। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेन पोस्टुलेट्स उन्होंने स्टेट किए थे, मेन पॉइंट्स, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया, सही है, एक गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया और उस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स को क्यों बम्बार्ड किया, ताकि उससे पता चले कि एटम्स में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और वो कहाँ जो है तो पाए जाते हैं। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स उन्होंने पोलोनियम लिया। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिससे एक खास टाइम के दौरान एमिशंस जो है तो निकलती हैं। इसके अलावा और भी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है, मुख्तलिफ और एलिमेंट्स भी हैं रेडियो एक्टिव। पोलोनियम उन्होंने लिया अल्फा पार्टिकल का सोर्स, सही है, उससे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पे। यहाँ जो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक्चुअली एक फोटोग्राफिक फिल्म है। फोटोग्राफिक फिल्म किस लिए है, तो यहाँ जो उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म यूज किया तो उस पे कोटिंग थी किसकी, जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड एक्चुअली डिटेक्शन के लिए उन्होंने यूज की ये फोटोग्राफिक फिल्म। किसके डिटेक्शन के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के डिटेक्शन के लिए। अल्फा पार्टिकल्स के डिटेक्शन के लिए इसलिए की क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बम्बार्ड होते हैं और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होते हैं। तो अब उसमें उस गोल्ड फॉइल से वो निकलेंगे या डिफ्लेक्ट होंगे या रिपेल होंगे। तो ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक डिटेक्टर इसके सराउंड किया, ताकि पता चले कि कौन कौन से पार्टिकल्स कहाँ कहाँ जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो उसके बेस पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ होंगे। तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया और एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स के लिए। उस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द उन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाया। नेक्स्ट उसने क्या किया कि भाई यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स
स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस तरफ गोल्ड फॉइल की तरफ जा रही है। तो ये जब गोल्ड फॉइल की तरफ जाती हैं तो गोल्ड फॉइल पे उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स रिपेल हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो रहे हैं। सही है। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बात की कि भाई इसमें गोल्ड फॉइल में जो उन्होंने लिया पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से स्ट्राइक होके रिपेल हो रहे हैं वापस, तो इट मींस यहां कुछ सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो कि पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पार्ट है। क्यों पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पार्ट है? क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव इन चार्ज हैं, ठीक है, बीटा नेगेटिव है, गामा न्यूट्रल है। सही है। सो अल्फा पार्टिकल तो उस उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई यहां पे कुछ सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल पार्ट की वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि जब अल्फा पार्टिकल्स, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो जब यहां पे स्ट्राइक करते हैं तो वो वापस रिपेल करते हैं। तो इट मींस हमने आपको ये पता होगा कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे सेंट्रल में पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और यहाँ पे उस पॉजिटिव पार्ट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये वापस रिपेल होते हैं। तो इट मींस द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये स्टेट किया कि भाई यहाँ पे एक सेंट्रल पार्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं। सही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और रेज भी स्टडी की कि भाई मोस्ट ऑफ द रेजेस जो है तो वो यहाँ से निकलती हैं। सही है। मोस्ट ऑफ द रेजेस यहाँ से निकलती हैं। तो ये क्यों? तो उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया कि भाई इस पॉजिटिव के अलावा कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और उन्होंने फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट करके ये भी कंक्लूड किया कि भाई एटम यहाँ पे ये जो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं गोल्ड फॉइल, तो इसमें ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है क्योंकि कुछ रेज डायरेक्टली निकल रही है, डायरेक्टली पास हो रही है उससे। तो इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स की एटम के बारे में। सो वो स्टेटमेंट्स क्या है? तो वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि भाई एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। कि भाई एटम में एक सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट्स में एक्सप्लेन किया। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड। जिस तरह कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड, मतलब एक खास हाई स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है तो एटम के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम में क्या होते हैं? शेल्स में रिवॉल्व होते हैं। सही है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस would require a centripetal force। कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब जो सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उन्हें। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक खास किस्म का फोर्स है, ठीक है, जो किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने पे मजबूर करता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। समझ आ रही है? जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी थ्रेड से किसी पेबल को बांधते हैं, ठीक है, और उसको रिवॉल्व करते हैं, तो ये एक्चुअली एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसे, जो एक खास सेंटर ऑफ द सर्कल की डायरेक्शन में है। सही है। इसके जो ऑपोजिट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सही है। वो आप फिजिक्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे वहां पे। तो
यहाँ पे सिर्फ इतना सुन लें कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस वुड रिक्वायर द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूक्लियस देता है। सो द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेंगे, ठीक है। जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो क्या था, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, कि भाई अगर आप होल एटम को कंसीडर कर लें तो बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं, जिस तरह एक फुटबॉल का ग्राउंड है, तो उस फुटबॉल के ग्राउंड में अगर सेंटर में आप एक फुटबॉल रखते हैं तो न्यूक्लियस की मिसाल एक एटम में बिल्कुल इसी तरह है, सही है। सो size of atom is very small as compared to the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. So most of the volume occupied by atom is empty. So इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई अगर सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियस जो है किसी एटम में बहुत ज्यादा स्मॉल है as compared to the whole atom, so it means most of the space will be empty. So the fifth one point was the atom is neutral. सो न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए है अगर किसी भी एटम को आप देखें तो एटम को नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, सो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहे हैं, सही है। अगर 6 प्रोटॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव, सो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो द रिजल्टिंग एटम विल बी अ न्यूट्रल। सो the sixth one and the last point of the Rutherford atomic model was nucleus is responsible for mass and energy of the atom. हर एक एटम की एक एनर्जी होती है, एक मास होता है हर एक एटम की, जिस तरह हमने एटॉमिक मास में एक्सप्लेन किया कि भाई हर एक एटम का एक अलग अलग एटॉमिक मास होता है। सो जो मास है एटम का या एटम की एनर्जी है, तो वो किस वजह से है, वो एक्चुअली न्यूक्लियस की वजह से है। तो ये सारी पॉइंट्स थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, और उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन की थी। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के इस थ्योरी में या इस मॉडल में जो उन्होंने स्टेट की थी, उसमें जो डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लिमिटेशंस